नमस्कार। आज हम जरा गहराई में उतरने वाले हैं उन नियमों को समझने के लिए जिन पर भरोसेमंद ज्ञान की पूरी इमारत खड़ी होती है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। ये सवाल हम सब के मन में कभी ना कभी तो आता ही है। हर रोज हम पर जानकारियों की जैसे बौछार होती है ना? लेकिन इसमें से भरोसे के लायक क्या है और क्या नहीं, ये तय कैसे करें? इसका जवाब कुछ बहुत ही सख्त नियमों में छिपा है। और इन नियमों को समझने के लिए हम कहीं और नहीं बल्कि सीधे सोर्स पर चल रहे हैं। एक असली पीएचडी कोर्स का सिलेबस। यही हमें बताएगा कि एकेडमिक दुनिया में यानी एकेडमिक्स में ज्ञान को कैसे जांचा परखा जाता है और फिर उसे मान्यता दी जाती है। तो हमारे इस सफर में 4 खास पड़ाव होंगे। सबसे पहले हम समझेंगे कि किसी रिसर्च की बुनियाद, उसका ब्लूप्रिंट कैसे तैयार होता है। फिर हम एक वैज्ञानिक के नैतिक सिद्धांतों की दुनिया में गोता लगाएंगे। इसके बाद हम रिसर्च के सबसे बड़े गुनाहों को जानेंगे और आखिर में हम देखेंगे कि किसी भी काम को पूरी ईमानदारी के साथ दुनिया के सामने कैसे लाया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हर बड़ी खोज, हर बड़ा आइडिया एक सवाल से ही शुरू होता है। लेकिन उस सवाल को जवाब तक पहुंचाने का रास्ता क्या है? सब कुछ एक ठोस योजना से शुरू होता है। इसे रिसर्च की भाषा में कहते हैं रिसर्च प्रॉब्लम या शोध समस्या। यह सिर्फ एक मामूली सवाल नहीं होता, ये वो नींव है जिस पे पूरी स्टडी की इमारत खड़ी होती है। एक अच्छी रिसर्च प्रॉब्लम बिल्कुल साफ, फोकस्ड और सबसे ज़रूरी ऐसी होनी चाहिए जिस पे सच में काम किया जा सके। अब किसी भी रिसर्च प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए एक रिसर्चर के पास कई रास्ते हो सकते हैं। क्या वो इतिहास के पन्ने खंगाल रहे हैं, या फिर हजारों लोगों से सर्वे करके डेटा इकट्ठा कर रहे हैं, या फिर एक लैब में कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। मतलब सही सवाल के लिए सही रास्ता चुनना बहुत बहुत जरूरी है। और उस रास्ते पर चलने के लिए जो नक्शा चाहिए ना, उसे कहते हैं रिसर्च डिज़ाइन। ये बिल्कुल एक आर्किटेक्ट के ब्लूप्रिंट जैसा है। इसमें सब कुछ पहले से तय होता है। सैंपल कैसे चुना जाएगा, डेटा कैसे इकट्ठा होगा और उस डेटा का एनालिसिस कैसे किया जाएगा। बिना एक अच्छे डिज़ाइन के एक बेहतरीन सवाल भी कहीं भटक सकता है। तो ठीक है, रिसर्च का कैसे वाला हिस्सा तो तय हो गया, लेकिन अब आता है असली सवाल। क्या करना चाहिए और क्या बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यहीं से कहानी में एथिक्स यानी नैतिकता की एंट्री होती है। देखिए, नैतिकता या एथिक्स ये विज्ञान की आत्मा है। ये सिर्फ नियमों की कोई लिस्ट नहीं है, बल्कि एक सोच है, एक कमिटमेंट है जो ये पक्का करती है कि ज्ञान की खोज पूरी ईमानदारी और सच्चाई के साथ हो। और इसका जो सबसे जरूरी पहलू है वो है इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी यानी बौद्धिक ईमानदारी। इसका मतलब सीधा सा है, एक रिसर्चर अपने डेटा को वैसे ही पेश करता है जैसा वो है, न कि वैसा जैसा वो चाहता है कि वो हो। सच्चाई से कोई समझौता नहीं। लेकिन जब इन नियमों को, इन नैतिक सिद्धांतों को तोड़ा जाता है, तब क्या होता है? अब हम उस जोन में एंटर कर रहे हैं जहां विज्ञान के सबसे गंभीर अपराध होते हैं। इसे कहते हैं साइंटिफिक मिसकंडक्ट, मतलब वैज्ञानिक कदाचार। और ये समझिए कि ये विज्ञान के भरोसे की बुनियाद पर सीधा हमला है। इसके नतीजे बहुत भयानक हो सकते हैं। जरा सोचिए, एक झूठी रिसर्च की वजह से जानलेवा बीमारियां फैल सकती हैं, या फिर लोगों का विज्ञान से भरोसा ही उठ सकता है। ये कोई छोटी मोटी गलती नहीं, ये एक बहुत बड़ा धोखा है। एकेडमिक दुनिया में इन 3 सबसे बड़े गुनाहों को एक शॉर्ट फॉर्म से जाना जाता है, FFP। मतलब फॉल्सिफिकेशन, फैब्रिकेशन और प्लेजरिज्म। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। पहला है फॉल्सिफिकेशन। इसका सीधा सा मतलब है सच को तोड़ना मरोड़ना। इसमें रिसर्चर के पास असली डेटा तो होता है, लेकिन वो उसे अपनी कहानी में फिट करने के लिए बदल देता है, थोड़ा इधर उधर कर देता है। दूसरा है फैब्रिकेशन, और ये कह सकते हैं उससे भी ज्यादा गंभीर है। यहां रिसर्चर डेटा को बदल नहीं रहा, वो तो हवा में से ही डेटा बना रहा है, मतलब पूरी तरह से झूठ गढ़ना। और तीसरा है प्लेजरिज्म, जिसका मतलब है साहित्यिक चोरी। ये किसी और की मेहनत, किसी और के आइडिया को चुराकर उसे अपना बताने जैसा है। तो फॉल्सिफिकेशन और फैब्रिकेशन, इन दोनों में एक बहुत ही महीन लेकिन बहुत बड़ा फर्क है। एक में सच को तोड़ा मरोड़ा जाता है, दूसरे में झूठ को गढ़ा जाता है। दोनों ही विज्ञान के साथ बहुत बड़ा धोखा है। इसका एक खतरनाक उदाहरण 1998 की एक स्टडी है, जिसमें एक डॉक्टर ने डेटा फैब्रिकेट करके यानी गढ़कर यह दावा कर दिया कि MMR वैक्सीन और ऑटिज्म में लिंक है। इस एक झूठ की वजह से दुनिया भर में वैक्सीनेशन रेट्स गिर गए और कई पुरानी बीमारियां वापस आ गईं। ये दिखाता है कि FFP के नतीजे कितने विनाशकारी हो सकते हैं। FFP के अलावा एक और बड़ी चालाकी भरी प्रैक्टिस है जिसे कहते हैं सलामी स्लाइसिंग। अब ये क्या है?
सोचकर देखिए, किसी ने कैंसर पर एक बड़ी 5 साल की स्टडी की। अब उस एक बड़ी स्टडी से एक दमदार रिसर्च पेपर छापने की बजाय वो उसे सलामी के पतले पतले टुकड़ों की तरह काटकर 5-6 छोटे छोटे पेपर छाप देता है। मकसद सिर्फ अपने पब्लिकेशन की गिनती बढ़ाना। ये भी एक तरह की वैज्ञानिक बेईमानी ही है। तो चलिए, एक रिसर्चर ने एक बढ़िया प्लान बनाया, पूरी नैतिकता के साथ काम किया, डेटा भी इकट्ठा कर लिया। अब आता है आखिरी पड़ाव, अपने काम को दुनिया के साथ शेयर करना, यानी कि पब्लिकेशन। और इस पूरी प्रक्रिया पर भी नजर रखी जाती है। कोप और वामे जैसी संस्थाएं हैं जो ये पक्का करती हैं कि जो कुछ भी पब्लिश हो रहा है वो ऊंचे नैतिक मानकों को पूरा करे। आप इन्हें पब्लिकेशन की दुनिया का पहरेदार समझ सकते हैं। अब एक और बहुत जरूरी बात आती है, हितों का टकराव, जिसे कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। इसे एक उदाहरण से समझते हैं, बड़ा आसान हो जाएगा। मान लीजिए एक दवा कंपनी किसी नई दवाई पर रिसर्च को फंड कर रही है। अब अगर रिसर्चर के नतीजे ये दिखाते हैं कि दवाई असरदार नहीं है, तो कंपनी की फंडिंग बंद हो सकती है। ये एक क्लासिक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, जहां पैसे का हित रिसर्च की सच्चाई पर भारी पड़ सकता है। इसीलिए ऐसे किसी भी टकराव को ईमानदारी से घोषित करना, बताना बहुत जरूरी है। पारदर्शिता ही यहां सबसे बड़ा बचाव है। तो इस पूरी बातचीत से हमारे लिए क्या सबक है, क्या बातें याद रखनी है? पहली बात, भरोसेमंद ज्ञान कोई संयोग नहीं है, ये एक बहुत ही सख्त और मेथोडिकल प्रोसेस का नतीजा है। दूसरी बात, रिसर्च के इन 3 सबसे बड़े गुनाहों फॉल्सिफिकेशन, फैब्रिकेशन और प्लेजरिज्म को पहचानना सीखें। तीसरी बात, अगली बार जब कोई स्टडी पढ़ें तो एक पल को सोचें, क्या यहाँ हितों का कोई टकराव हो सकता है? और चौथी, हमेशा उन सोर्स को ज़्यादा तवज्जो दें जो इन नैतिक गाइडलाइंस का पालन करते हैं। ये छोटी छोटी बातें हमें एक बेहतर और ज़्यादा जागरूक पाठक बनाती हैं। और आखिर में ये एक सवाल है जो हमें सोचना चाहिए। ज्ञान वाकई में शक्ति है, और वैज्ञानिक नैतिकता का ये जो पूरा ढांचा है, ये सिर्फ इसीलिए बनाया गया है ताकि ये सुनिश्चित हो कि इस शक्ति का इस्तेमाल मानवता की भलाई के लिए ईमानदारी से हो, न कि उसे धोखा देने के लिए।